आज जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भारत के भूगोल में है, जिसका नाम है भारत की नदियां। भारत की नदियां। बहुत अच्छे से आज टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पूरा आप टॉपिक देखिएगा, पूरा वीडियो, जिससे एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए, जितना मैं लिखूं उतना आप लिखोगे, नोट्स बनाते चलो साथ साथ। स्टार्ट करते हैं टाइम ना लॉस्ट करते हुए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भारत की नदियां पढ़ेंगे उसमें 3 तंत्र प्रमुख हैं। 3 तंत्र। जो अफवाह तंत्र है भारत में, अगर नदियों के विस्तार को अगर तोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अफवाह तंत्र। जो अफवाह तंत्र है वो 3 पढ़ने हमको। एक सिंधु तंत्र, सिंधु तंत्र के बाद दूसरा है ब्रह्मपुत्र तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र के बाद तीसरा है जो गंगा तंत्र। गंगा तंत्र। ये 3 अफवाह तंत्र हमें पढ़ने हैं। इसमें से अगर हम बात करेंगे जो भारत की नदियों में प्रमुख बात करेंगे, अगर हम इसको, ये तो हो गया अफवाह तंत्र, और जो स्पेसिफिक बात करेंगे उसमें 2 प्रकार की नदियां भारत में आएंगी। एक तुम्हारी आ जाएंगी हिमालय की नदियां, और एक आ जाएगा प्रायद्वीपी पठार की नदियां। प्रायद्वीपी पठार की नदियां। अब बात आती है कि ये 2 भारत में जो 2 टाइप की नदियां हैं, तो सबको पता होगा, अगर ये भारत है अपना, तो भारत का जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत को हम लोग किस संज्ञा देते हैं? उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपी पठार। अब बात आती है प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? हमने आपको बताया था, जब कोई स्थलखंड होगा जिसके चारों ओर जल घिरा होगा तो वो क्या होता है? आइसलैंड। आइसलैंड मतलब द्वीप। और यहीं पे बात कर लेते हैं, आइसलैंड शब्द आया तो यहां से एक क्वेश्चन और रिलेट करते हैं फट से। आइसलैंड द्वीप का मतलब, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? न्यूक। और ग्रीनलैंड किस देश के अंडर में है? तो ये डेनमार्क के अंडर में। डेनमार्क इसको क्या किए? अधिकृत किए हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आई। बात हम कर रहे थे पेनिनसुला की। जब कोई स्थलखंड चारों ओर जल से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं आइसलैंड। जब कोई स्थलखंड 3 ओर जल से घिरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 ओर जल से घिरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, जिसको हम पेनिनसुला। तो आप लोग देखते हो जब भारत का मैप या नक्शा देखे होगे, नीचे से पानी, बाएं से पानी, और पूरब में पानी, पश्चिम की तरफ से पानी, 3 ओर से जल से भारत का आकृति घिरी हुई है। इसीलिए हम इसको प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात 2 प्रकार की नदियां हमने बताई, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपी पठार। जो हिमालय की नदियां में पढ़ोगे 3 तंत्र, सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, गंगा तंत्र। क्लियर हो गया? ये बेसिक सी जानकारी थी जो हमें नदियों के पहले समझने के लिए जरूरी थी कि भारत में कहां कौन कौन नदियां। इससे आप लोग आसानी से क्लियर कर पाओगे निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की नदी है, कौन सी उत्तर भारत की नदी है, कौन बंगाल खाड़ी में गिर रही, कौन अरब सागर में। ये भी पता होना चाहिए। भारत, इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं। जो भारत है, भारत में महासागर, हिंद महासागर नीचे भारत के दक्षिणी साइड है। हिंद महासागर की शाखाएं हैं। जो भारत के पश्चिम साइड क्या है? अरब सागर। और भारत के पूर्व साइड क्या है? बंगाल खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, अरबियन सागर। क्लियर हो गई बात? तो जितनी भी प्रायद्वीपी पठार की नदियां होंगी वो क्या होंगी? वो या तो अरब सागर में गिरेंगी तो बंगाल खाड़ी में गिरेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिलेट होंगे अगर ये आप टॉपिक देख लेंगे। नदियों से, नदियों के किनारे बसे नगर, नदियों से नदियों प्रमुख झीलें और प्रमुख झरने, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मतलब
पानी का इतना ज्यादा महत्व है कि हर जगह यूज किया जा रहा है। क्लियर है बात? तो यहीं पे प्रायद्वीपीय पठार इन दो जगह केवल गिरेंगे। क्लियर हो बात? अब बात करते हैं, अगर ये मान लिया हमने जम्मू कश्मीर का रीजन है, जम्मू कश्मीर का, और यहां पड़ता है हिमालय, ठीक है, हिमालय पड़ता है, तो हिमालय के अंतर्गत 3 तंत्र पड़ेंगे, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा तंत्र। हिमालय की नदियां आ जाएंगी उसमें, जिसमें आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में बताएंगे सिंधु तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो गंगा तंत्र होगा, फिर होगा प्रायद्वीपीय पठार। इसलिए क्योंकि अगर एक बार अच्छे से टॉपिक क्लियर किया गया, सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। और अगर जल्दीबाजी में केवल इधर उधर करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। आप टॉपिक पढ़िए, हमारे साथ क्वेश्चन सीरीज खेलिए, देखना जीएस आपकी मस्त हो जाएगी। आगे बात करते फटाफट, इसको मैं रब करे दे रहा हूं। एक क्वेश्चन और ये बता दूं, प्रायद्वीप की बात आती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, मैं रब कर रहा हूं। अब सबसे पहले आज 2 तंत्र उठाते हैं हम लोग बात, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं, ये आपका जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, ठीक है, हमने इसको जम्मू कश्मीर का रीजन मान लिया। थोड़ा सा और फिगर सही बना लूं नीचे से, जिससे आप लोगों को बराबर नजर आ जाए। सॉरी, अगर ये जम्मू कश्मीर का रीजन हम मान ले रहे हैं, तो बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर मान ले रहे हैं, ठीक है। अब यही बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर आपकी। यहां पड़ता है हिमालय, नेपाल है, माउंट एवरेस्ट, इसके एक तिब्बत पड़ता है चीन में, जिस वहां पे स्थित है एक मानसरोवर झील। क्या स्थित है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील कहां पे है? तिब्बत। मानसरोवर झील आपकी तिब्बत में स्थित। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात सुनो, मानसरोवर झील में वहीं पे एक स्थित है ग्लेशियर, जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग, क्लियर है? चेमा युंगडुंग क्या है? ग्लेशियर। पेपर में बहुत मजा आएगा आपको, बस वीडियो पूरा देखिएगा। चेमा युंगडुंग, यहां से क्या होता है? ये ग्लेशियर है, यहां से एक ग्लेशियर पिघलेगा तो एक धारा ये निकलती है। क्लियर होगा? एक धारा ये निकलती है। तो ये जो धारा निकलती है इसको बोलते हैं सिंधु नदी। पहली बात तो आप एक चीज ये बताओ हमको, पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बहुत बड़ा समझ में आने वाले आपको। ग्लेशियर, ग्लेशियर जो बर्फ की बड़ी बड़ी हिमखंड होते हैं, वो पिघलते हैं तो उनसे पानी लगातार बहा करता है। और जब ग्लेशियर होते कंटिन्यू पिघल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जब कंटिन्यू पिघलेंगे तो वो वर्ष भर उनमें जल बना रहेगा। और प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती? उनमें वर्ष भर जल नहीं बना, जब वर्षा होगी तभी पानी वहां पे मिलेगा ठीक ढंग से। तो पेपर में अगर आ जाए सदा नीरा नदी कौन सी है, तो सदा नीरा नदी सारी जितनी हिमालय की नदियां हैं वो सारी सदा नीरा नदियां हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी वहां पे आपने पढ़ा, पहला क्वेश्चन तो आप हमें बताओ कि मानसरोवर झील से उत्पत्ति होती है, जहां से नदी निकलेगी उसको बोलेंगे उद्गम, और जहां पे आके मिलेगी या गिरेगी या समुद्र में मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग मुहाना। इतनी बात क्लियर है? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज बिल्कुल अच्छे से बना लेना नोट्स, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। सिंधु नदी निकली, पहला क्वेश्चन तो आप बताओ कि सिंधु नदी जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर चली? तो आप बता सकते हो किस साइड गई है? पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, सिंधु नदी कितने देशों में बही? तो सिंपल सी बात है, कितने देश में? एक ये चीन, दूसरा ये भारत, और तीसरा ये जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर सबसे प्रमुख नदियां कौन सी है? सिंधु नदी। इतनी तो आसानी से बता सकते हो सिंधु नदी कितने देशों में बही? 3 देशों में। क्वेश्चन करिएगा, पूरा टॉपिक क्लियर करेगा, मजा आ जाएगा, हम गारंटी ले रहे हैं आपकी। ऐसी नदियां आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी। फिर उसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी कितने देशों में बही? चीन, भारत, पाकिस्तान। इतनी बात क्लियर हो गई, उद्गम आपको पता चल गया। अब सिंधु नदी जहां पे गिरती आके
उस जगह का देखो नाम क्या है, ये अरब सागर पड़ता है। यहां पे पेपर में क्वेश्चन आता, सिंधु नदी के मुहाने पर क्या स्थित है, तो सिंधु नदी के मुहाने पर है कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह, ये सिंधु नदी के मुहाने पर है। और ये कहां, अरब सागर में आके गिरती है। पेपर में आएगा कि सिंधु नदी का मुहाना कहां पर है, तो आसानी से आप बता सकते हो अरब सागर। उसके मुहाने पे कौन सा बंदरगाह है, कराची बंदरगाह। कराची से ना बात एक याद आ रही, पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम में राजधानी क्या है, पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम में राजधानी है इस्लामाबाद। कराची जो राजधानी है वो क्या है, पूर्व राजधानी थी। एक क्वेश्चन और क्लियर करो, पाकिस्तान की पूर्व राजधानी क्या है, पाकिस्तान की पूर्व राजधानी, पूर्व राजधानी क्या है, कराची। और पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम में क्या राजधानी है, इस्लामाबाद। उम्मीद करते इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है, 2880 किलोमीटर। क्लियर हो गया। फिर बात आती है भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में जो लंबाई है सिंधु नदी की वो कितनी है, 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात। सिंधु नदी की टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबी बहती है, तो 1114 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं सिंधु नदी के, अगर कोई भी नदी है मेन नदी और उसमें आके अन्य कोई जलधारा मिल रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। क्लियर होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर सिंधु नदी ये बह रही, इधर से बह रही, तो सिंपल सी बात बताओ, इस साइड से ऊपर जाएगा कौन सी दिशा लगेगी, और उस साइड से आएंगे कौन सी दिशा लगेगी, तो सिंपल सी बात है, ऊपर से जो आएंगी नदियां वो होंगी दाएं, और नीचे जो जाएंगे उनको हम बोलेंगे बाएं। तो दाएं की तरफ से सिंधु में मिलने वाली नदियां लिख लेते हैं हम लोग। पेपर में आता है कि सिंधु नदी के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो एक लिख लेना, गोमल, कुर्रम, काबुल और श्योक, काबुल और श्योक। तो आसानी से आप बता सकते हो श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की नदी। काबुल किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। कुर्रम किसकी है, सिंधु की। गोमल किसकी है, सिंधु की। और ये किस साइड से आके मिल रही है, दाएं साइड से। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये पेपर बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता जा रहा है नदिया का, सबके लिए टफ होता है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे, पक्का बता रहे हैं, एक बार आप नोट्स बनाइए, 2-3 बार आप रिवीजन करिए, गारंटी से आ गया आपको। अब बाएं साइड से मिलने वाली जो नदियां उनकी बात करते हैं। तो बाएं साइड से जो इसमें मिलती है उसमें एक है जास्कर, दूसरी है गिलगिट, जास्कर हो गई, गिलगिट हो गई, फिर दूसरी हो गई श्यांग नदी। ये 3 नदियां आप याद रखोगे जो सिंधु नदी में बाएं साइड से होकर मिलती है। इतनी बात उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात। अब आगे बात करते हैं सिंधु के नीचे ये तो होगी मेन सिंधु रिवर। सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है और सिंधु नदी के नाम पर ही इसको हिंदुस्तान पड़ा है, क्योंकि सा का उच्चारण अरब यात्री द्वारा क्या किया जाता था, हाँ, तो सिंधु की जगह वो लोग बोलते थे हिंदू। क्लियर बात। सिंधु की जो सहायक नदियां वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम नदी। जम्मू कश्मीर में एक झील पड़ती है जिसको बोलते हैं शेषनाग झील, शेषनाग झील। क्लियर बात। वहां से एक नदी निकलती है झेलम, वहां से एक नदी निकलती है झेलम। ठीक। अब बात करते हैं झेलम का प्राचीन नाम इतिहास में क्या होता था। तो झेलम का प्राचीन नाम था विस्तता, झेलम का प्राचीन नाम था विस्तता। क्लियर हो गई बात। तो शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। और अभी आपको कुछ नहीं करना है, मुहाना मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से मुहाने याद हो जाएंगे आपको, तो आपको उद्गम पता चलेगा। दूसरा पॉइंट झेलम से आप क्या याद रखोगे, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो हमने बताया था ना, आप नगर सीखते चलोगे, अगर एक एक झील अच्छे से पढ़ोगे तो नदियों के किनारे स्थित नगर सारे आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है, झेलम नदी किनारे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमने बताया था भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, उलर झील।
उलर झील कौन सी नदी पे स्थित है? झेलम नदी पे। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात सुनो, झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा, क्लियर हो गई बात। अब बात सुनो, एक पेपर में और क्वेश्चन आता है कि किशन गंगा को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? किशन गंगा को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? किशन गंगा को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम कहते हैं, नीलम। उम्मीद करते हैं भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं, झेलम हो गया, फिर उसके बाद आएगी चिनाब। तो एक हिमाचल प्रदेश में दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा, और बड़ा लाचा दर्रा से, ये अगर आपको दर्रे न देखे हो तो भारत के प्रमुख दर्रे वीडियो में जाके पूरा देख लो, सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। बड़ा लाचा दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, दो छोटी छोटी नदियां, एक का नाम है चंद्रभागा और एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। दोनों जब मिलती हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग चिनाब नदी। तो चंद्रभागा इसी को कहते हैं, फिर उसको बोलते हैं चिनाब नदी। क्लियर हो गई बात? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? चिनाब नदी। इतनी बात उम्मीद करते बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चिनाब नदी जाके मिला दी हम किसमें? सिंधु में। अब बात सुनो, झेलम नदी जो हमने छोड़ दिया था वो कहां पे मिलेगी आके? वो किसमें मिलेगी आके? वो मिलेगी चिनाब में। ये नदी कौन सी हो गई प्रमुख? चिनाब नदी। क्लियर हो गया बात? ये मिलेंगी कहां पे? झंग। झंग एक जगह का नाम पड़ता है, कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तो झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। देखो, जो नदी जिसमें मिल जाए वो उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है। इतनी बात याद रखना। जैसे सिंधु किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सिंधु की ये सारी ट्रिब्यूटरी बनेंगी। अब तुम देख रहे हो, अभी 3 नदियां आपने पढ़ी, सिंधु जाकर सीधा अरब सागर में गिर गई। क्लियर है बात? झेलम आपने पढ़ी तो झेलम पूरी ना जाके ना सिंधु में मिल पाई, बाद में एक नदी निकली चिनाब, चिनाब जाके सिंधु में मिल रही, तो सिंधु जो है चिनाब में ही जाके कौन सी मिली? झेलम, झंग नामक स्थान पे। तो झेलम किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ये देखो, ये अगर आप पॉइंट याद रखोगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और यहीं पे जब बात आती है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग, एक यहां पे दर्रा पड़ेगा जिससे 2 नदियां निकलेंगी। और पहले तो आप क्रम रट लो, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब। क्लियर हो बात? चिनाब की बात है, चिनाब का प्राचीन नाम पहले देख लेते हैं। चिनाब का प्राचीन नाम है अस्किनी। क्लियर हो बात? चिनाब का प्राचीन नाम है अस्किनी। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक पड़ता है दर्रा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, इससे भी 2 नदियां निकलती हैं। एक निकलती है तो जिसको हम बोलते हैं रावी, जिसका प्राचीन नाम है परुष्णी। परुष्णी भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पेपर में इरावती भी मिलता है, इरावती। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद बात देखते हैं, रावी को बोलते हैं परुष्णी या इरावती। कहां से इसका उद्गम माना जाता है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद बात देखो बेटा, रावी नदी जाके कहां पे मिलती है? तो रावी नदी आपकी मिलती जाके ये भी मिल जाती है किसमें? चिनाब में। ठीक, ये भी मिल जाती है चिनाब में। अब बहुत ध्यान से बात समझो, ये क्वेश्चन अलग बताया था हमने। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। जास्कर गिलगिट सैंग किसकी हैं? सिंधु की, जो बाएं तरफ से जाके मिलती हैं। गोमल कुर्रम काबुल सोयब किसकी हैं? सिंधु की, जो दाएं तरफ से आके मिलती हैं। क्लियर? अब ये रावी के बाद जो अगली निकलेगी उसको हम बोलेंगे ब्यास। ब्यास, और ब्यास को हम लोग बोलते हैं प्राचीन नाम बिपाशा। क्लियर हो गई बात? बिपाशा। अब बात सुनो वो ध्यान से, अभी इसको हम नहीं मिलाएंगे। यहां से जो मानसरोवर झील है, यहां से एक नदी और निकल के आती है, एक नदी और निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सतलज। सतलज नदी। तो मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं सतलज। क्लियर हो गया? सतलज जो नदी निकलती है, बाद में ये बिपाशा आके सतलज में मिल जाती है। ये कहां पे मिलती है? एक स्थान है हरिके, हरिके बजाज। क्लियर हो गया? हरिके बजाज।
और हरिके बजाज से ही एक उद्गम होता है जिसको हम लोग एक नहर का उद्गम है जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर जो कैनाल है वो भारत की सबसे बड़ी कैनाल है, भारत की सबसे बड़ी नहर है और ये राजस्थान में प्रमुख बहती है। क्लियर हो बात? और इसमें पानी कौन सी नदी का मेन होता है? सतलज नदी। अब आप लोग देख रहे हैं ब्यास नदी रोहतांग से निकली और सतलज में जाके मिल गई। अब सतलज जो जाके मिलती है ये भी किस में मिल जाती है? चिनाब में। अब आपने एक चीज देखा, सतलज का प्राचीन नाम हम लोग देख लेते हैं, क्या नाम है? शतद्री। क्या नाम है? शतद्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात सुनो बहुत ध्यान से कि आपने देखा सिंधु तंत्र के बारे में, सिंधु की पहले नदियां क्रम याद करो, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। सबके प्राचीन नाम हमने बता दिए, इनका उद्गम बता दिया। अब आप देखो सिंधु नदी जब निकली तो ये कहां पे सीधा गिर रही? अरब सागर में, कराची बंदरगाह उसके मुहाने पर स्थित है। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद जो निकली झेलम नदी, झेलम नदी निकली शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से, लेकिन ये सिंधु में ना मिलके अभी रोके हुए हैं। बाद में उसके नीचे जो निकलती है बड़ा लाचा दर्रा से चिनाब नदी, ये चिनाब नदी तो जाके मिल जाती है सिंधु में, बाद में झेलम नदी किस में मिलती है? जंग नामक स्थान पे चिनाब में। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकल के किस में मिलती है? वो भी मिलती है चिनाब में। फिर एक झील मानसरोवर झील से एक नदी और आती है जिसको बोलते हैं सतलज नदी, सतलज नदी भी चिनाब में मिलती है। क्लियर हो गई बात? एक उसके रावी और सतलज के बीच में एक नदी पड़ जाती है जिसको बोलते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकल के किस में मिलती है? सतलज नदी में। और ये कहां पे मिलती है? हरिके नामक स्थान, पंजाब में पड़ता। इंदिरा गांधी नहर से, इंदिरा गांधी नहर इस जगह से उद्गम होती है, इसमें पानी यहीं से आता है। मेन भारत की सबसे बड़ी कैनाल मानी जाती है। इतनी बात हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में। अब यही क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि सिंधु की सहायक नदियां बताओ, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। क्लियर बात? सिंधु की पर्सनली जो उसमें आगे बाएं तट दाएं तट से मिलने वाली, दाएं तट से गोमल कुर्रम काबुल स्यूक, बाएं तट से जास्कर गिलगिट श्याम। क्लियर बात? उसके बाद बेटा देखते हैं उलर झील किस नदी पे स्थित है? झेलम झील पे, झेलम नदी पे, सॉरी। श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर की राजधानी किस नदी पे? झेलम नदी। बिस्तता इसका प्राचीन नाम है। फिर चिनाब अस्किनी, रावी परशुणी इरावती, ब्यास बिपाशा, सतलज शतद्री। इतनी बात उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई। अब मैं आपसे अगर मैं पूछूं सिंधु की बताओ सहायक नदी क्या है सबसे बड़ी? सिंधु की सहायक नदी बताओ सबसे बड़ी। सिंधु की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है? तो आप लोग देख रहे होगे सिंधु में मात्र एकमात्र नदी जाके मिली है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है चिनाब। क्लियर हो गई बात? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? चिनाब नदी। उम्मीद करते हैं भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी और। एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोआब। तो पहले तो और एक चीज और यहीं पे समझो, ब्यास से क्वेश्चन क्या आता? ब्यास से आता कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम, सिंधु तंत्र की कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत से भी है और समापन भी या मुहाना भी भारत में? कौन सी है? बिपाशा या ब्यास। सिंधु तंत्र में कौन सी नदी है जहां से उद्गम सिंधु नदी का भी होता है और वहीं से सतलज नदी का होता है? तो वो सतलज नदी है। क्लियर है बात? और अभी आप देखोगे मानसरोवर झील से 3 नदियां आप मिलोगे, एक सिंधु मिली, एक सतलज, और वहीं पे आप मिलेंगे भी ब्रह्मपुत्र। फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्लेशियर आपको याद रखना है, चेमा युंग डुंग। क्लियर हो गया? अब बात सुनो बहुत ध्यान से। एक क्वेश्चन आ जाए, दोआब। दोआब क्या होता है? तो दोआब याद रखना, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं दोआब कौन कौन से सिंधु नदी में बनते हैं। तो सबसे पहला दोआब बनता है रचना। अब बात करते हैं कि रचना दोआब, दोआब रचना है और रचना नाम है दोआब का, और हमने पढ़ा हुआ 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। तो रचना में कौन कौन सी नदी आपकी आएंगी? क्लियर है बात? तो रचना रा से क्या निकल रहा? रावी,
और चा से क्या निकल रहा, चिनाब। तो रावी प्लस चिनाब नदी में नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कौन सा दोआब बनता है, रचना। क्लियर हो गई बात, ये दोआब का नाम हो गया। दूसरा जो नाम है उसको हम बोलते हैं बारी। बारी, तो बारी जो देख लेते हैं वो ब्यास और रावी के बीच में। दोआबों के नाम से ही नदियां आपको कंफर्म हो जाएंगी। बारी जो है वो ब्यास और रावी नदी के बीच के, ठीक। फिर तीसरा है उसको हम बोलेंगे चाज। चाज क्या होगा, चाज सिंपल सी बात, चाह से निकल रहा है क्या, चिनाब, और प्लस झा से क्या निकल रहा है, झेलम। तो चिनाब और झेलम के बीच में कौन सा दोआब स्थित है, चाज। चिनाब और झेलम के बीच में कौन सा स्थित है, चाज। क्लियर हो बात, 3 दोआब आपको बहुत अच्छे से याद हो गए। फिर उसके बाद एक है सिंधु सागर। सिंधु सागर, तो सिंधु सागर की बात आई है तो सिंधु और किसके बीच में स्थित होगा, सिंधु और चिनाब के बीच में जो दोआब स्थित है, यहीं पे लिख लो नदी। सिंधु प्लस चिनाब के बीच में जो दोआब स्थित है उसको हम लोग बोलते हैं सिंधु सागर। उम्मीद करते हैं पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा सिंधु नदी के बारे में। अभी हम इसमें और चर्चा कर रहे हैं, अभी आप इसको रफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हमको बतानी है आपको, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप एक बार ये नदियों देखना, अगर वीडियो तो पूरा देखना, पहले मैं बता रहा हूं, वरना बाद में बहुत दुख होगा आपको। तो आपने पढ़ा कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 6 नदियां पड़ी क्रम से। पेपर में पहले मैं बता दूं, इन 5 नदियों को पंच नदी के नाम से जानते हैं, पंच नदी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं 5 नदियों के मिलने से एक राज्य का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं पंजाब। तभी पेपर में क्वेश्चन आता है पंजाब किसको बोलते हैं, 5 नदियों के समूह। पेपर में आता पंजाब, जो 5 नदियों का समूह है उनमें से कौन सी नदी नहीं है, आसानी से आप बता सकते हो। सिंधु छोड़ के जो नीचे के 5 नदियां पंच नदी, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, पंजाब। इतनी बात क्लियर हो गई, उम्मीद करते क्लियर हो गई होंगी। अब बात सुनो आगे, ये तो होगा पंजाब को क्वेश्चन याद रखना। ऊपर की 3 जो नदियां हैं इनको बोला गया पश्चिमी नदी, और इनको बोला गया लास्ट की, इनको बोला गया पूर्वी नदी। क्लियर हो गया बात। अब बात सुनो, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मेन नदी की लड़ाई है वो किसको लेके है, सिंधु को लेके। तो सिंधु को लेके लड़ाई है, तो 1959 में ये किसने समझौता किया, दो राष्ट्रों के बीच में, वर्ल्ड बैंक ने। अब मैं बहुत बात बता दूं, अभी पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौते को लेकर विवाद है उसको किसने सुलझाया था, तो बच्चे क्या लगाएंगे, या तो यूनो लगा देंगे या तो कुछ और रियल टीम क्या है, बैंक। और बैंक दूर दूर तक दिमाग में नहीं जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने 1959 में दोनों के बीच में मध्यस्थता की थी, जिसमें उन्होंने उस समय भारत के जो पीएम थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, प्लस पाकिस्तान के जो थे उनका नाम था अकूब खां। 1959 में वर्ल्ड बैंक द्वारा कहा गया, क्या कहा गया कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं जिनको पश्चिमी नदी के नाम से जानते हैं, उनका उपभोग पाकिस्तान कितना करेगा, 80%, और इसमें भारत कितना परसेंट यूज करेगा, 20%। नीचे की जो पूर्वी नदियां हैं इनमें पाकिस्तान कितना यूज करेगा, 20% जल का उपभोग, और इसमें इंडिया कितना करेगा। तो आप लोग देखें कि ये जो 6 नदियां हैं ये दोनों अपनी अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनकी जो पश्चिमी नदी है इनको 80% यूज करेगा पाकिस्तान, 20% यूज करेगा इंडिया। पूर्वी नदियों में पाकिस्तान यूज करेगा 20%, इंडिया यूज करेगा 80%। ये बात किसने कही, वर्ल्ड बैंक द्वारा 1959 में कही गई। और लागू कब से हो गई, 1960 से लागू। उस समय पीएम कौन था अपने यहाँ, जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान में कौन था, याकूब खां। इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई। ये तो 2 देशों के बीच में लड़ाई थी। अब अभी यही नदियों से अगर बात कर लें तो कावेरी जल विवाद सब लोग सुने होंगे।
कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? तो कर्नाटक प्लस तमिलनाडु के बीच में। सिंपल सी बात। अब यहीं पे जब जल विवाद आया है तो बात कर लेते हैं आर्टिकल के जिसके लिए कानून नियम बनाए गए। तो आर्टिकल 1 याद रखना, जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे 262 अनुच्छेद 200 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? तो याद रखना अंतरराज्यीय नदी विवाद। अंतरराज्यीय नदी विवाद किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 262 में अंतरराज्यीय नदी विवाद। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गई बात? आर्टिकल 262 में क्या है? अंतरराज्यीय, अगर दो राज्यों के बीच में कोई भी नदी विवाद होगा तो आर्टिकल 262 वहां लागू होगा। तो यहाँ पे कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच? कर्नाटक प्लस तमिलनाडु के बीच में। उम्मीद करते इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे बात करते हैं। अभी बहुत अच्छे से आप समझ लेना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो हमें मोटिवेट करता है। मैं बाद में बता रहा हूं, इसको आप जरूर करिएगा, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं, आपने पढ़ लिया सिंधु तंत्र के बारे में। अब बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रह्मपुत्र तंत्र। अगर ये मान लो आपका क्या है, ये आपका जम्मू कश्मीर का रीजन है, जम्मू कश्मीर के बाद ये आपका हिमाचल है, ये आपका उत्तराखंड है, और यहां पे पड़ जाएगा आपका क्या? नेपाल, और नेपाल के बगल में क्या पड़ेगा? सिक्किम, छोटा सा, और फिर पड़ जाएगा आपका भूटान, ठीक। और भूटान के बाद ये एरिया जो पड़ जाएगा, ये आपका भारत का राज्य पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर समझ में नहीं आएंगी ना चीजें, अगर मान लो सिंधु तंत्र हमने पढ़ा दिया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र तंत्र अगर अलग पढ़ाएंगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला। इसीलिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और अच्छे समझना, पूरा सिंधु तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आपने देखा मानसरोवर झील जो तिब्बत में पड़ती है, वहां पे एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, जहां से पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी नदी गई? सिंधु नदी। और यहीं से एक नदी और निकल के गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं सतलज नदी। अब बात सुनो, पश्चिम से पूरब की ओर कौन सी नदी आएगी? तो पश्चिम से जो पूरब की ओर आएगी वो उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूरब की ओर। क्लियर हो गया? अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। सांगपो ये तिब्बत में जानी जाती इस नाम से, तिब्बत में इस नाम से जानी जाती, इस नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गई बात? अब ये ब्रह्मपुत्र निकली सांगपो, इसको जब भारत में प्रवेश करती है तो यहां पे कौन सा दर्रा पड़ता है? यांग्याप दर्रा। ये भी याद रखना। यहां पे एक पर्वत पड़ता है जो पेपर में आता है, कौन से पर्वत से आती है? नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, इसको हम लोग बोलते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग, ठीक। अब बात सुनो, ये ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। लेकिन इंडिया में कितनी है? भारत में लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई 2900, भारत में 1346 किलोमीटर। आगे बात समझ में, 1346 किलोमीटर। तो हम बताना है आपके ये चाह रहे हैं कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि मानसरोवर झील से कितनी नदियां निकलती हैं? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो याद रखना है भी। क्लियर हो गई बात? तो अब बात बहुत अच्छी आती है, कौन से ये चार ऑप्शन अगर आपके पास आएंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज और सिंधु, इनमें बताओ कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर से होता है और भारत में सबसे लंबी बहती है? तो कौन सी लगाओगे? ब्रह्मपुत्र। और भारत की सबसे लंबी नदी तो पता है कौन सी है? गंगा, 25 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई कितनी है? 1346। तो भारत के बाहर से आकर आने वाली, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। आसानी से आप लोग इसको बता सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसपे एक द्वीप स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको हम लोग बोलते हैं माजुली द्वीप।
माजुली द्वीप विश्व सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्या नाम है उसका? माजुली द्वीप। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। फिर ये कहां पे स्थित है? असम में मिलता है। ठीक, आप सुनो, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां जो आप पेपर में डायरेक्ट ऐसे लिख लो, वो आती है पेपर में। एक तो हो गई मानस, दिहांग, दिबांग, और सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है लोहित। लोहित, और लोहित नदी पे अभी आपने एक पढ़ा होगा, वो क्या नाम है? भूपेन हजारिका पुल। क्लियर हो गई बात? और इसी में और 2-3 लिख लो, संकोश और स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी, ये ब्रह्मपुत्र की सारी सहायक नदियां हैं। क्लियर है बात? अब हम इसका जो मुहाना है मैं बता रहा हूं, ये भारत में ये पहुंचती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है जमुना के नाम से। जमुना के नाम से। एक शब्द होता है यमुना, एक शब्द होता है जमुना। यमुना शब्द जो है वो क्या है? वो यहां पे इंडिया में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। जमुना क्या है? ब्रह्मपुत्र, जो बांग्लादेश में जानी जाती है इस नाम से। बाद में अभी गंगा आएगा तो गंगा और जमुना मिलेंगी, तब उसके बाद एक नई धारा बनेगी, उसको हम गंगा तंत्र में डिफाइन करेंगे। आप बस इतना याद रखना। अब आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है, तो एक हो गया चीन, दूसरा हो गया भारत, और तीसरा हो गया आपका बांग्लादेश। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ब्रह्मपुत्र तंत्र भी। अब आशा आपसे करते हैं कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।